हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपकी सीटेड सीडीपी की क्लासेस है जुलाई 2025 के लिए वो शुरू हो गई है। आज आपकी क्लास 2 है। इसके पहले की एक क्लास जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर वो क्लास मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके आगे जो आपकी थ्योरी वाली क्लासेस है वो भी यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। तो अभी हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके सीटेड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको सीटेड सीटीपी के पेड नोट्स चाहिए, ठीक है, जिन्होंने पहले से नोट्स ले रखे हैं वो अपना नोट्स से रीड करें, साथ ही साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। ठीक है, और जिनको अभी नोट्स चाहिए वो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7706974820। तो यहाँ पर मैसेज करके आप पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस बहुत ही कम है, कम प्राइस में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतः व्यक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है, संगठनात्मक विकास, सामाजिक विकास, श्रमिकात्मक विकास, शारीरिक विकास। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पर विकास की बात करें तो विकास क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, यानी कि कई पक्षों में, कई आयामों में हमारा विकास होता है। ठीक है, अब बात करें कि विकास के पक्ष कौन कौन से होते हैं। ठीक है, विकास की अगर हम पक्ष की बात करें तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा आपका फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास। ठीक है, जो शरीर से संबंधित गतिविधियां होती है, इसको भी जो है यहाँ से रिलेट करके आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपकी जो शारीरिक गतिविधियां होती है उसी के अंतर्गत आ जाती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब क्या होगा, जो आपकी बड़ी मसल्स होती है, जैसे कि जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, या फिर कूदते हैं, तो उसमें किसका यूज करते हैं, अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाता है कि एक बच्चा जो है दौड़ रहा है तो ये कौन सी मसल्स का एग्जांपल है, तो स्थूल गत्यात्मक कौशल, जिसे हम लोग ग्रॉस मोटर स्किल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है, जैसे जो हमारी बॉडी में जो छोटे छोटे फिंगर्स होती है, जो उंगलियां होती हैं हमारी, है ना, वो आपके फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि जब आप सर्दियों में भी मटर का सीजन चल रहा है, ठीक है, तो मटर छील रहे हैं तो उसमें आप अपनी फिंगर्स का यूज कर रहे हैं, तो फाइन मोटर स्किल्स का एग्जांपल हो जाएगा। या फिर आप कुछ लिख रहे हैं, आंखों में काजल लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर ड्राइंग कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, आपकी फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाएंगी, क्योंकि आप जो है अपनी फिंगर्स का यूज करके उन चीज़ों को कर रहे हैं, है ना। इसके बाद में अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, संज्ञानात्मक विकास की बात करें, तो जो चीज़ें अपने संज्ञान यानी कि अपने मस्तिष्क से करते हैं, जैसे कि कल्पना करना हो गया, कुछ सोचना हो गया, ठीक है, तर्क करना हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंतर्गत आ जाएंगी, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, तो इमोशनल जैसे कि जो आपके इमोशंस होते हैं, रोना हो गया, हंसना हो गया, गुस्सा हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके भावनात्मक या फिर इसी को श्रमिकात्मक विकास के नाम से जानते हैं। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएंगी। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है कि समाज में किस तरीके से रहना है, समाज के मूल्य क्या है, ठीक है, रवैया किस तरीके से करना है, यानी कि व्यवहार किस तरीके से करना है, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के सामने अलग तरीके से बातचीत करते हैं, भाई बहन से अलग तरीके से बातचीत करते हैं, स्कूल में अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, अपने समाज से ही सीखते हैं, तो ये आपका सामाजिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रखा था कि विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतः व्यक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है, यानी जो हम रिश्ते वगैरह बनाते हैं आस पड़ोस, ठीक है, तो वो कहाँ से बनता है, हमारे समाज से ही बनता है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, मैंने जो प्रीवियस क्लास हुई उसमें बताया था कि जो बच्चे का विकास होता है इसके लिए दो ही फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, एक तो हमारी हेरिडिटी हो गई, यानी कि हमारी आनुवंशिकता, और दूसरा क्या होता है, इन्वायरमेंट। ठीक है, चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि अगर हम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की बात करें कि इसका हमारे डेवलपमेंट में रोल क्या होता है या फिर हमारी लाइफ में रोल क्या होता है, तो हेरिडिटी का मतलब जो आनुवंशिकता यानी कि जो हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है, या फिर जो हमारे दादा दादी नाना नानी होते हैं उनके थ्रू हमारे अंदर चीज़ें आई हुई हैं। ठीक है, वो क्या होती है, हमारी हेरिडिटी होती है। जैसे कि हमारी हाइट हो गई, ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर किसी के पेरेंट्स से उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है तो बच्चों की जो हाइट होती है वो भी उतनी ही रहती है, उसी के आसपास रहती है। या फिर बालों का कलर हो गया, आँखों का कलर हो गया, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, हमारी हेरिडिटी से, हमारी आनुवंशिकता से। इसमें कोई आप चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, बट इन्वायरमेंट क्या होता है कि जो चीज़ें हमें हमारी हेरिडिटी से मिली उसका हम भरण पोषण किस तरीके से कर रहे हैं, बच्चों को किस तरीके का परिवेश दे रहे हैं। ठीक है, बच्चे के आसपास का इन्वायरमेंट कैसे, क्योंकि बच्चा अपने आसपास के इन्वायरमेंट से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो वो होता है वातावरण, यानी कि फैमिली का माहौल आप देखते होंगे, किसी किसी फैमिली के माहौल अलग होते हैं, किसी किसी की फैमिली का माहौल अलग होता है। ठीक है, तो फिर बच्चे का विकास भी उसी तरीके से होता है ना।
देखिए अगर हम यहाँ पर हेरिडिटी की बात करें तो इसको हम लोग नेचर भी कह देते हैं। नेचर का मतलब क्या होगा, जो चीज़ें हमें प्रकृति ने दी है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने हेरिडिटी में अपना कुछ रोल अदा किया हुआ है, नहीं, वो नेचुरली हमारे अंदर आया हुआ है, हमारे पेरेंट्स के थ्रू या फिर हमारे जो भी फैमिली मेम्बर है, ठीक है, उनके थ्रू। तो ये क्या है, नेचुरल है। अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, नर्चर। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, कि प्रकृति और पालन पोषण, हिंदी में क्या दे देगा, प्रकृति और पालन पोषण। तो प्रकृति का मतलब भी क्या होता है, आपका हेरिडिटी से होता है, और जो पालन पोषण उसका मतलब क्या होता है, आपका इन्वायरमेंट से होता है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें हमें प्रकृति ने दी उसका हम भरण पोषण कहाँ करते हैं, ठीक है, उसको जो माहौल प्रोवाइड करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में, अपने वातावरण में, है ना। तो ये चीज़ आपको समझना है यहाँ पर, है ना। समझ गए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। इसमें दे रखा है फैमिली, स्कूल, तो जो फैमिली स्कूल में आप जाते हैं या फिर सोसाइटी आपकी हो गई, सारी चीज़ें आपके इन्वायरमेंट के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। बाकी जो फिजिकल आपका मेकअप होता है, मतलब किस तरीके से आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपकी आंखों का कलर क्या है, बालों का कलर क्या है, ये सारी आपकी जो है हेरिडिटी के थ्रू आपके अंदर डेवलप होता है ना। तो क्वेश्चन यही पूछ रखा था कि कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है। तो हेरिडिटी तो है ही, ठीक है, भौतिक वातावरण भी है, सामाजिक परिवेश। देखिए जो भौतिक वातावरण है उसी के अंतर्गत ही तो आपका सामाजिक परिवेश आ जाएगा। सिर्फ ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है, कि बच्चे यहाँ पर पढ़ के क्या गए, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ठीक है, यहाँ पर दे दिया भौतिक सामाजिक परिवेश, तो सामाजिक परिवेश भी तो आपका इन्वायरमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये तीनों ही बातें आपकी सही है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही सही है। तो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, आपका डी वाला ऑप्शन, है ना। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ अंतः क्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, डैश कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर जो बच्ची अपने माता पिता से या फिर जो उसके साथी समूह है ना, उनके साथ में अंतः क्रिया, समाज में रहने के तरीके, ठीक है, या फिर जो है उनके विचारों को जान रही है, उनसे कुछ सीख रही है, तो उसका मतलब वो अपना क्या कर रही है, सामाजिक विकास कर रही है, सोशल डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि एक मनोवैज्ञानिक भी है, लेव वाइगोस्की, जो कि इसकी बात करते हैं कि अगर जो बच्चा है वो मतलब अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करता है, अपने समाज से इंटरेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं उसका सोशलाइजेशन होता है, यानी कि समाजीकरण होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग मतलब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग लेव वाइगोस्की की थ्योरी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो इसका फोल्डिंग वर्ड है ना, ये भी आपके लिए वाइगोस्की के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। अगर आपने पहले से मतलब पढ़ रखा है तो आपको इसके बारे में पता होगा। इसका फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, इन्होंने कहा टेम्परेरी हेल्प, है ना। जैसे कि मान लीजिए बच्चा कोई क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहा है, तो अक्सर करके जो छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको एक बार कोई क्वेश्चन बता देते हैं तो समझ में नहीं आता है उनको, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फिर वापस से पूछते हैं। तो कोई कोई टीचर क्या करते हैं, उनको पूरा क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके ही मतलब बता देते हैं बच्चों को। तो वैसा आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ बच्चों को हल्का सा मतलब एक पॉइंट सॉल्व करके या फिर हल्का सा हिंट दे देना है, ताकि बच्चा उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर पाए, ठीक है। मतलब किसी तरीके का संकेत दे दीजिए, इशारा दे दीजिए, ताकि मतलब बच्चा उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करे। आपको पूरा सॉल्व करके नहीं बताना। ये तो क्वेश्चन की मैंने बात की, मतलब ऐसे रियल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जब बच्चे साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तो पेरेंट्स हल्का सा सपोर्ट देते हैं ना, पीछे से क्या करते हैं, हल्का सा पकड़ के रखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो ही साइकिल चलाने लग जाते हैं, चलाता बच्चा ही है, बस पेरेंट्स क्या करते हैं, हल्का सा सपोर्ट देते हैं। तो वही वाली जो सपोर्ट है वो आपको मतलब जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी अप्लाई करनी है। इसी का नाम जो है लेव वाइगोस्की ने इसका फोल्डिंग दिया, यानी कि पहाड़ दिया। इसको हिंदी में अलग अलग नाम से जानते हैं, ढांचा, आलम्बन, ठीक है, मचान, कई सारे नाम आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। तो इंग्लिश वाला ही आपके लिए सही होगा, इसका फोल्डिंग, ठीक है। अधिसंज्ञान क्या होता है, मेटाकॉग्निशन क्या होता है, थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग, है ना, यानी कि अपनी सोच के ऊपर सोच पाना। जैसे कि मान लीजिए आज आपने सीटेट का जो है मॉक टेस्ट लगाया, आपके उसमें जो है 150 में से यहाँ पर आ गए 80 नंबर, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि मेरे जो नंबर है वो कहाँ पर कटे, मैंने क्या गलतियाँ की, ठीक है। तो वो क्या हो गया, मेटाकॉग्निशन, यानी कि आप अपने थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका मेटाकॉग्निशन। एकीकरण मतलब ये आपका जो एकीकरण का सिद्धांत होता है एक आपका, इसे जब हम किसी भी कार्य को जो पूरी बॉडी पार्ट होती है उनका यूज करके करते हैं। हालांकि इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी आपको, वरना आपके माइंड में कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक, ठीक है, के रूप में माना जाता है। यहाँ पर कुछ कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है BF स्किनर, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग, JP गिलफोर्ड, लेव वाइगोस्की। देखिए जब भी समाज वगैरह की बात हो ना, समाज, कल्चर या फिर संस्कृति की बात हो, ठीक है,
या फिर लैंग्वेज की बात हो, तो इन तीनों की बात कौन करते हैं? आपके लेव वाइगोस्की करते हैं। इनकी थ्योरी का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। और इन्हें जो है सामाजिक रचनावाद के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म सामाजिक रचनावाद के नाम से किसे जाना जाता है, तो लेव वाइगोस्की को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। लॉरेंस कोलबर्ग ने देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब इन्होंने जो नैतिक विकास की थ्योरी दी है वहाँ से रिलेट करके आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। इस बार भी जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, चाहे आपका एग्जाम 14 दिसंबर को रहा या फिर 15 दिसंबर को, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में इनके क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे। हर बार जो है आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल फिक्स रहता है क्वेश्चन आने ही आने हैं। पी.एफ. स्किनर की बात करें तो इन्होंने अनुकरण वगैरह की बात की, इमिटेशन की बात की है, रीइंफोर्समेंट की बात की है, ठीक है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में मतलब ऑप्शन में थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, बट डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। बट इनके बारे में भी हम लोग पूरा डीपली पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि क्या भरोसा कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। बाकी इस क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे थे तथा प्रत्येक को समझ रहे थे। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है। वही मैंने बोला ना, जब बच्चे को इशारे या फिर संकेत मतलब किसी तरीके का हिंट प्रोवाइड किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और कौन बोलता है? लेव वाइगोस्की बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, पाड़ बोलते हैं। तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है, मतलब बच्चा खुद से सीखे, ठीक है। हमने क्या किया, बच्चे को हल्का सा हिंट दे दिया, संकेत दे दिया, इशारा दे दिया, ठीक है। अब बच्चा क्या करे, उस पर खुद प्रयास करे, खुद उस चीज़ को समझे, ठीक है। कक्षा में कौन में प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो रहा है? स्कैफोल्डिंग का, पाड़ का। तो यहाँ पर डी मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी रटकर स्मरण या फिर निष्क्रिय अनुकरण, ये सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए क्या होता है? निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। मतलब निगेटिव टैग वर्ड कहने का मतलब क्या, कि जैसे जो आपकी एनईपी और एनसीएफ होती है वो कभी भी बच्चे को निष्क्रिय नहीं मानती है, ठीक है। क्योंकि बच्चा कोई भी चीज़ तभी सीख सकता है जब वो सीखने के लिए एक्टिव हो, ठीक है। या फिर आप भी कोई भी चीज़ तभी सीख सकते हैं जब आप सीखना चाहते हैं, ठीक है। अब ऐसे तो है नहीं कि आप जो है बिल्कुल निष्क्रिय पड़े हुए हैं, क्या आपको कोई चीज़ सिखा देगा? नहीं सिखा पाएगा, ठीक है, जब तक आप खुद सीखना ना चाहो। तो इसी तरह जो बच्चा होता है वो भी क्या होना चाहिए? सीखने के लिए एक्टिव होना चाहिए, है ना। तो अगर बच्चा चीज़ों को रटेगा तो सिर्फ जितना टीचर ने बताया उतना ही समझ पाएगा, खुद की नॉलेज उसकी बिल्ड हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए बच्चा चीज़ों को समझे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करे, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह कराए जाते हैं बच्चों को, ठीक है। या फिर बच्चे जो है खुद कुछ एक्टिविटी कराए जाते हैं, उनको फील्ड ट्रिप कराई जाती है ताकि बच्चा उस चीज़ को खुद एब्जॉर्ब करे, समझे, है ना। तो ये सारी चीज़ें गलत होती है। अनुबंधन आपका यहाँ पर नहीं होगा, इसकी बात जो है व्यवहारवादी करते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कौन सी बुद्धि में शामिल है? बिंबों को कुशलतापूर्वक संचलन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके 2 से अधिक विमितियाँ हैं, ठीक है। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। ये क्वेश्चन आपका किससे? हार्वर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है उससे बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है तर्क गणितीय बुद्धि, शारीरिक गति, संवेदनात्मक बुद्धि, अंतः व्यक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, ठीक है। तो चलिए अब इसकी अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है? बिंबों को कुशलतापूर्वक संचालन करने की क्षमता, ठीक है, या फिर आलेख के कौशल। देखिए जो आलेख वगैरह होते हैं, जो बिंब वगैरह होते हैं, ठीक है, वो कौन लोग कर पाते हैं? जिनके अंदर स्थानिक बुद्धि होती है, स्थान की प्रॉपर समझ होती है। जैसे कि जो आर्किटेक्चर होते हैं वो ज़मीन को देखकर ही बता देंगे कि यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें डिज़ाइन करनी है, किस तरीके का घर बनाना है। या फिर जो पेंटर वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मतलब एक अलग ही तरीके से जो है जो पेंटिंग वगैरह होती है उसको डिज़ाइन करते हैं। जो मूर्तिकार होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, तो उनके पास में कौन सी बुद्धि हो? स्थानिक बुद्धि होती है, प्रॉपर स्थान की समझ होती है कि कहाँ पर कौन सी मतलब जो है चीज़ सही लगेगी, किस तरीके से डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी हम इन सभी के बारे में पूरा डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी हालांकि मैंने पहले भी करा रखी है, बट यहाँ पर जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए जो 8 प्रकार इन्होंने बताए हुए हैं। वैसे तो इन्होंने 9 से 11 प्रकार बताए हुए हैं, बट जो आपको पढ़ना है यहाँ पर वो 8 ही पढ़ना है, कि जो आपकी एनसीईआरटी है, ठीक है, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक को ही ये लोग फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी की बुक में आपके 8 ही दे रखा है, तो आपको 8 ही प्रकार यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए इन 8 प्रकार को हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं, ओके। अगर देखिए हम हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी की बात करें तो इनकी पहली मतलब जो बुद्धि बताई हुई है, जो 8 प्रकार है, उसमें जो पहला क्रम है वो क्या है? आपकी भाषाई बुद्धि, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वही दे रखा है आपका स्थानिक बुद्धि,
तो उससे कोई मतलब नहीं है, जो क्रम है वो आपका आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाषाई बुद्धि दे रखा है, चलिए इसी को समझ लेते हैं। ठीक है, तो भाषाई बुद्धि मैंने आप लोगों को बता दिया, जो आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं या फिर जो चित्रकार होते हैं, जो मूर्तिकार होते हैं, उनके अंदर होती है। ठीक है, लिंग्विस्टिक वर्बल यानी कि भाषाई बुद्धि। ठीक है, भाषाई बुद्धि किसके अंतर्गत होगी? जिसकी अपनी भाषा पर पकड़ अच्छी होती है, जो लोग अपने लैंग्वेज के थ्रू दूसरे को प्रभावित करते हैं, जैसे जो कॉमेडियन वगैरह होते हैं। ठीक है, या फिर जो है आपके कवि हो गए, वकील हो गए। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? अपनी लैंग्वेज के थ्रू दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। जैसे जब आप कपड़े वगैरह भी खरीदने जाते हो तो वहाँ पर जो दुकानदार होता है, ठीक है, उसके पास भी कहीं ना कहीं ये आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। बहुत ही मतलब सरल तरीके से कहता है कि नहीं ये कपड़ा आप पे बहुत जच रहा है, सूट कर रहा है, ठीक है, आप ले ही लीजिए। तो उसके पास भी क्या है? आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। वो अपने लैंग्वेज के थ्रू आपको मतलब इतना मोटिवेट कर देगा या फिर इस तरीके से कह देगा कि आपका मन करेगा कि उस कपड़े को हम ले ही लें। ठीक है, इतना मेरे पे जच रहा है। तो यहाँ पर ये होती है आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में मतलब स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। देखिए, इंटर का मतलब क्या होता है? जब भी इंटर की बात है तो आप लोगों ने सुना होगा इंटरनेशनल हाईवे वगैरह। ठीक है, तो इंटर का मतलब ये जब भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बात हो। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, ठीक है, विचार के बारे में बता पाए, उसके अंदर कौन सी होती है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। जैसे कि जो मनोवैज्ञानिक वगैरह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनके अंदर कौन सी बुद्धि है? आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। एक मतलब कोई मतलब ऐसे लड़की भी करके कोई है, सुहानी मतलब उनका नाम है, मुझे कंफर्म नहीं है, बट हाँ वो भी क्या करती है मतलब दूसरों का माइंड वगैरह रीड कर लेती हैं। तो उनके अंदर भी क्या आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ही है। ठीक है, क्योंकि जो लोग दूसरों के विचार के बारे में बता पाते हैं ना, यानी आपका एक तरीके से आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, वो लोग बता देंगे। उनके अंदर कौन सी होती है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि अगर आप लोगों ने उनकी वीडियो देखी होगी ना, तो यहाँ से मतलब बहुत तेज़ी से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वो मतलब तुरंत देख करके ही बता देती हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है या फिर आपने क्या सोच रखा है। ठीक है, आपने कौन सा गाना सोच रखा है, आप लोगों ने उनकी वीडियो देखी होगी तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। ठीक है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की बात करें अगर हम, तो जो व्यक्ति खुद के बारे में नॉलेज रखता है, खुद के विचार, खुद की रुचि के बारे में, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी होती है बुद्धि? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, खुद के बारे में नॉलेज रखना। ये सभी के बस की बात नहीं होती है। आपकी गौतम बुद्ध, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति के। ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुद के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखी, खुद के ऊपर मतलब जो है ज्ञान रखा। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की, तो ये किसके अंतर्गत होती है? जो लोग हर चीज़ के लिए लॉजिक वगैरह करते हैं, तर्क करते हैं, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम जी हो गए। ठीक है, तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि आपकी हो जाएगी? लैंग्वेज, बार बार लैंग्वेज निकल रहा है। ठीक है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यानी कि गणितीय तार्किक बुद्धि, है ना। म्यूजिकल तो मतलब म्यूजिक से समझ में आ रहा है, जो लोग मतलब संगीत में बुद्धि, अगर हिंदी में बोले इसको, तो जिनके पास में संगीत की एक अच्छी खासी नॉलेज होती है ना, जैसे जो लता मंगेशकर आपकी हो गई, अरिजीत सिंह हो गए, सोनू निगम जो हो गए, तो इनके पास क्या होता है? लय, सुर, ताल का एक अच्छा संगम होता है। तो उनके पास में कौन सी बुद्धि है? संगीत में बुद्धि है। ठीक है, अगर हम बॉडली कांस्टेटिंग की बात करें, तो जिसका अपने बॉडी पर अच्छा खासा कंट्रोल होता है। ठीक है, यानी जैसे कि जो ऑब्जेक्ट भी वो यूज कर रहे हैं तो उस पर भी उनका कंट्रोल होता है। जैसे जो लोग सर्कस वगैरह में काम करते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं ऐसे मतलब रस्सियों पर ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर भी कौन सी आपकी बॉडली कांस्टेटिक इंटेलिजेंस है, शारीरिक गतिक बुद्धि है। ठीक है, या फिर आपके जो है क्रिकेटर हो गए, तो उनके अंदर भी आपके जो है बॉडली कांस्टेटिक इंटेलिजेंस ही होती है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की बात करें, प्रकृतिवादी बुद्धि की बात करें, तो ये उन व्यक्तियों के अंदर होती है जिनको कि प्रकृति के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होती है कि कहाँ पर कौन सी मतलब जो ज़मीन है वो उपजाऊ है, कौन सी फसल मतलब किस तरीके से लगानी है। लेकिन नेचर से रिलेटेड अगर अच्छी खासी नॉलेज है तो उनके पास में नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। तो ये 8 प्रकार मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आप जो है अपने एग्जाम में गलत करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर आपने इन चीज़ों को समझा होगा तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको ईजिली कर ले जाएंगे। ठीक है, फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो भी सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कराऊंगी। तो प्लीज़ अभी जो सीरीज आपकी चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को जितनी चीज़ें मतलब जो क्वेश्चन के थ्रू हो सकती हैं पूरे डिटेल में यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। बाकी जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें जो थ्योरी वाला पार्ट होगा आपका बहुत अच्छी तरीके से कवर कराया जाएगा। तो आप जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो आपकी थ्योरी की क्लासेस है वो आपकी यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से आपको देखने को मिल जाए। और देखिए यकीन मानिए सीटेट के लिए आपको कोई भी पेड बैच वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन क्लासेस को शुरू से फॉलो करते हैं, जिस भी टीचर का आपको अच्छा लगता है, ठीक है, उस टीचर का आप शुरू से अगर फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए बहुत अच्छे नंबरों के साथ में अपना एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग जो ईवीएस वगैरह के नोट्स हैं वो यहाँ पर तैयार
तैयार किए जा रहे हैं। जल्दी आप लोगों को ईवीएस के भी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। इसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत लग रही है, ठीक है, बट अभी आपके नोट्स बने नहीं है। मुझे लग रहा है जनवरी के एंड तक आपके बहुत ही मतलब बेहतरीन नोट्स हैं बन के तैयार हो जाएंगे। तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, ठीक है। यकीन मानिए जो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पूरा कवर भी करा दूंगी ईवीएस आपका, और उसके बाद में आपका जो है पूरा का पूरा कंप्लीट नोट्स भी तैयार हो जाएगा। सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, ठीक है, मैथ्स का। तो पेपर 1 के सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपके अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप चाहो तो उन नोट्स को ले सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत ही मेहनत करके मैंने बनाया हुआ है और बहुत ही कम प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन है उसके साथ साथ जो आपके नोट्स है, अगर उसको अच्छे तरीके से आप कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर रुकेगा बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ में जो अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की क्लास। कुछ ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले रखे थे। हालांकि जो आपकी अगली क्लास होगी उसमें मैं कोशिश करूँगी कुछ ज़्यादा क्वेश्चनों को लिया जाए, क्योंकि अभी मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा रही हूँ, बट कॉन्सेप्ट जो आपके बहुत सारे क्लियर हो गए होंगे यहाँ से, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है यहीं से भर भर के क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं जीन प्याजे के क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगी, ठीक है। या फिर जो आपके लॉरेंस कोहलबर्ग है उनकी जो थ्योरी है उनको पूरा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। तो मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चनों को यहाँ पर ला रही हूँ। बाकी जो थ्योरी वाला आपका मतलब जो चीज़ें हैं उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, ताकि आपके शुरू से ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होते चले, ठीक है। जो भी स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन आंसर जो है आप सभी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर रहेगा। बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं, बच्चे रेखीय तरीके से सीखते हैं, बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद में डी ऑप्शन यहाँ पर मतलब कट गया। तो आपको यहाँ पर जो है बताना है कि इसमें से जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर फर्स्ट कमेंट में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।